और नमस्कार। पिछले दिनों मैंने एग्रीकल्चर कमोडिटी के एक्सपोर्ट का एक वीडियो बनाया था और जिस पर बहुत सारे साथियों ने मुझे फ़ोन कॉल किया और क्वेरी की कि क्या किसान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या एफपीओ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको जवाब दिया मैंने, पर मैंने सोचा कि एक इस पर वीडियो भी बनाया जाए ताकि जो लोग नहीं पूछ सके हैं और अगर वो एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो उनको भी इस बात का लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में कई बार चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे इस साल प्याज और टमाटर के दाम बहुत नीचे रहे और किसानों को उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिली। अगर हमारे फार्मर्स और उनके साथ काम करने वाले एफपीओ और प्रोफेशनल्स ये समझें कि एक्सपोर्ट करना कितना आसान है, क्या इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो और कितना एक्सपोर्ट अभी हो रहा है, कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सब बातों का ज्ञान अगर हो और कौन सी भारत सरकार की संस्थाएं हैं जो एक्सपोर्ट में मदद करती हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, भारत सरकार ने जो नई एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई थी उसमें एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट $60 बिलियन का रखा था और अभी तक हमने $50 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें जो कमोडिटी का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें राइस, व्हीट, शुगर, अदर सीरियल्स और मीट, इस तरह के प्रोडक्ट शामिल हैं। जो देश हमसे मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसमें यूएसए, बांग्लादेश, चाइना, यूएई, इंडोनेशिया, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल और मलेशिया प्रमुख देश हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों में हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जाते हैं, जिनमें जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ओमान, भूटान, अजरबैजान और कतर आदि देश हैं। और हमारे सरकार ने ये प्रबंध किया है कि जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके तहत एक अलग ग्रुप बनाया है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने जो ये काम है इसको एपीडा को दिया है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, जो इस काम को संचालित करती है। इसके अलावा बहुत सारे बोर्ड हैं, जैसे टबैको बोर्ड है, टी बोर्ड है, कैशू बोर्ड है। ये सब प्रमोशन काउंसिल और एक्सपोर्ट में लोगों की मदद करते हैं। सामान्यतः जो किसान हमें सवाल पूछते हैं वो एपीडा के संबंध में ही पूछते हैं कि एपीडा हमारी किस तरह की मदद कर सकता है। और एपीडा जो है वो 4-5 तरीके से हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले तो वो हमें ऐसे कंट्रीज़ की जानकारी देता है जहाँ कौन कौन सी कमोडिटी अभी एक्सपोर्ट हो रही हैं, कौन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी प्राइस वगैरह क्या है, बायर्स क्या हैं, टर्म्स कंडीशन क्या हैं। इसके अलावा बहुत सारे फूड फेयर्स विश्व में होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फार्मर्स को और एफपीओज़ को अनुदान मिलता है। वो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के स्टॉल लगा सकते हैं, जा सकते हैं और देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अभी वर्चुअल बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे देशों के साथ वर्चुअल मीटिंग हो रही हैं। जो हमारे कॉन्सुलेट हैं, राजदूत हैं, दूतावास हैं, वो भी इसमें मदद कर रहे हैं और भारत सरकार ने उनको भी ये टास्क दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट भारत से हो,
ताकि किसानों को अच्छी प्राइस मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। हालांकि अभी विश्व बाज़ार में हमारा जो परसेंटेज है वो करीब 2.7% का ही एक्सपोर्ट हम करते हैं, और ज़्यादातर हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें चावल सबसे बड़ा होता है, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा शुगर, फिर स्पाइसेस और मीट की भागीदारी होती है। अभी फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्रोसेस्ड आइटम्स का भी एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा? तो सबसे पहले उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो काम कर सके। फिर बैंक अकाउंट उनका होना चाहिए। फिर उनके पास DGFT में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करें और उस सर्टिफिकेट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको एपीडा में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो आपको RCMC सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और इस सर्टिफिकेट से आप उनके साथ जो उनकी सुविधाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। अभी हमारे देश में जो एपीडा है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और लगभग 22 राज्यों में उनके रीजनल ऑफिस हैं, जिनमें एक्सपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो लोग जिस राज्य में हैं उस राज्य के एपीडा अधिकारी से मिलके अपनी बात रख सकते हैं और एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी जिन राज्यों से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों से भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। थोड़ा एक्सपोर्ट दूसरे राज्यों से भी होता है। तो हमें ये समझना है कि एक्सपोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप डॉक्यूमेंट जब ले लेते हैं तो फिर आपका काम एपीडा के संबंधित अधिकारी से कोऑर्डिनेट करना होता है, और वही आपको गाइड करते हैं। वो आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं जो आपको पूरी प्रोसेस में मदद करते हैं। तो ये सिस्टम बहुत फार्मर्स फ्रेंडली हो गया है। तो जो अच्छे फार्मर्स ग्रुप हैं, FPOs हैं, उनको एटलीस्ट इसकी जानकारी रखना चाहिए। पर इसमें 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि जब कमोडिटी आप सेलेक्ट करते हैं कि किस कमोडिटी को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उसकी आपके पास ह्यूज क्वांटिटी होना चाहिए। अगर कम क्वांटिटी होगी तो एक्सपोर्ट या तो संभव नहीं होगा या आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे जो क्वांटिटी है वो सेम क्वालिटी की होना चाहिए। अगर सेम क्वालिटी की नहीं होगी तो आपका कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तीसरा कि आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइस होते हैं वो सामान्यतः हमारे भारतीय प्राइस से बहुत कम होते हैं। तो अभी हमारे यहाँ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक्सपोर्ट है उसमें केला, बनाना, अनार, ग्रेप्स, मैंगोज़, वाटरमेलन, मस्कमेलन, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ये सब फ्रूट्स हैं। इसके अलावा आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, इनका बड़ी संख्या में मिर्च का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें हरी मिर्च और सूखी मिर्च दोनों सम्मिलित हैं। तो बासमती राइस और नॉन बासमती राइस का भी एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, और भारत सरकार ने कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर समय समय पर बैन लगाया है। तो वो भी आपको समझना होगा कि किन प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किन प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो
सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्र है, वो एपीडा है। और आप एपीडा के अधिकारियों से मिलके अपने राज्य के अपना एक्सपोर्ट की समझ को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका एफपीओ और या आपके किसान मिलके ग्रुप बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको जो डोमेस्टिक मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है वो नहीं उठाना पड़ेगा, और आप अपनी कमोडिटी का प्राइस बहुत अच्छा पा सकते हैं। बिजनेस को समझ के ही करना हितकर होता है। तो मेरा ये सुझाव होगा सभी को कि सभी पक्षों को आपको समझना पड़ेगा कि जिस देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के नियम क्या हैं, वहाँ के रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वहाँ के टैक्सेशन कैसे हैं, उसकी करेंसी और भारत की जो हमारी करेंसी है उसका मूल्य अभी कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से आप बायर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप FOB फ्री ऑन बोर्ड के कंडीशन में मटेरियल दे सकते हैं, जहां आपको केवल हमारे देश के ही किसी सी पोर्ट तक मटेरियल भेजना है और उसके बाद डिलीवरी के बाद वहां से एक्सपोर्टर की जवाबदेही होती है कि वो उस मटेरियल को आगे ले जाए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेमेंट टर्म कैसे होगा, LOC कहाँ से आएगी, कौन उसमें मदद करेगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बिना समझे इस तरह के ट्रेड में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो आप इसको केयरफुली समझें और समझ के इस काम को अगर करें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनको मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि आपके पास एक संस्था होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फिर उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका फिर आप इन सब कागज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC जो DGFT से आपको ऑनलाइन मिल सकता है, वहाँ आपको अप्लाई करना होगा। और फिर आपको जो एपीडा है उसमें मेंबरशिप के सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और इसके बाद फिर एपीडा के लोग आपको मदद करेंगे। तो इसमें जो पेमेंट टर्म होता है उसमें क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ECGC बीच में काम करता है, और जिससे कि आपके पेमेंट सुनिश्चित हो जाते हैं। तो जब भी आप काम करें, एक्सपर्ट जो एपीडा के अंतर्गत आते हैं उनकी आप मदद लें। भारत सरकार ने एपीडा को लक्ष्य भी दिए हैं कि वो किसानों को और FPO को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने में मदद करें। तो उनके अधिकारी निरंतर ये कोशिश करते हैं कि वो उनका टारगेट पूरे करने के लिए भी किसानों और FPO से संपर्क करते हैं, और आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और अपनी कमोडिटी के अच्छे प्राइस के लिए डोमेस्टिक मार्केट के अलावा, घरेलू मार्केट के अलावा बाहर के मार्केट में भी बेचने के लिए हिम्मत जुटाएंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।